क्लास। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन क्या होता है? इस तरफ क्या होता है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, अभिकारक। और इस तरफ देखिए, A plus B gives C plus D under the some conditions। ठीक, A plus B रिएक्ट करके C plus D बनाते हैं किसी परिस्थिति में। ठीक है, ये एक रासायनिक समीकरण है। प्रदर्शित किया गया कि A plus B है जो अभिकारक, ये किसी परिस्थिति में, इस परिस्थिति में टेम्परेचर, प्रेशर की परिस्थिति में C plus D बना रहा है जो कि उत्पाद है। एक रासायनिक समीकरण है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को और कैसे व्यक्त किया जाए, लाइक कि और इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, और कैसे इसको बताया जाए कि इससे आपको पूरा पता चल जाए कि रासायनिक समीकरण में पूरी रासायनिक अभिक्रिया की जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो आप क्या करें, ए की फिजिकल स्टेट बता दें, भौतिक अवस्था क्या है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। बी की फिजिकल स्टेट बता दें, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसी तरह से सी और डी की बता दें। तो ये और ज्यादा इफेक्टिव रासायनिक समीकरण है, और ये भी रासायनिक समीकरण है। आप बताइए दोनों में सबसे ज्यादा अच्छा कौन लग रहा है, पहला वाला या दूसरा वाला? मतलब किससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये पहले वाले से या दूसरे वाले से? सिंहपुर वालों, आप लोगों को क्या लगता है, पहले वाले से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है या दूसरे वाले से? दूसरा वाला। दूसरा वाले से। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई एक इंसान है, आप इसका नाम, नाम पता चला, पता, फिर पिता का नाम, माता का नाम, फिर और कोई इंफॉर्मेशन, जैसे कि क्या कोई पहचानने का कोई तरीका है उस इंसान को। तो जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा इंफॉर्मेशन आप देते जाएंगे, वो चीजें और इफेक्टिव होती जाएंगी। आप उसको धीरे धीरे क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि राम नाम के कानपुर में रहने वाले लड़के जिनकी एज 26 साल है, 4 या 5 हो सकते हैं। ठीक, हो सकते हैं। अच्छा, उनके पिता का नाम मान लो मोहनलाल है, तो इस तरह के 2 या 3 हो सकते हैं। पॉसिबल हो सकता है कि 2 या 3 मिल जाए ऐसे। फिर और एक इंफॉर्मेशन दिया गया कि राम के कान के पास एक तिल है, मोल। ठीक, अब बताओ, अगर सब कुछ ही मैच कर जाएगा तब तो फिर पहचानने का कोई तरीका नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जाकर के एक ऐसे पॉइंट आएगा जहां पे आप पहचान ले जाएंगे कि हाँ, ये वही राम है जिसको मैं खोज रहा था। तो इसी तरह से ए और बी का फिजिकल स्टेट जो भी होगा, अगर हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, और सी प्लस डी का, तो आपको उस अभिक्रिया के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चल रही है। ठीक है, उस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चल गई, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में। ठीक, अभी नहीं तो आप ऐसे लिखते हैं कि सोडियम जो कि एक ठोस पदार्थ है, सल्फ्यूरिक अम्ल, द्रव सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट जो कि द्रव रूप में प्राप्त होता है एवं हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। तो इतना पूरा लिखने की अपेक्षा आप बस ये लिख दीजिए, ये आप लिख दीजिए, आपका रिएक्शन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग रासायनिक समीकरण पढ़ लिए थे ना, और वहां तक लिखवाया जा चुका है। इसके बाद ये लिखिए, अभिकारक और उसकी भौतिक अवस्था, फिर परिस्थितियां, फिर उत्पाद। फिर यहाँ पे लिख लीजिएगा एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पे कि अभिकारक सॉलिड या लिक्विड और उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं लिक्विड या गैस, ये जो प्रदर्शित कर दिया गया, ये बता दिया कि ये रासायनिक समीकरण जो है ये फुल्ली यही है, मतलब ये प्रभावित रासायनिक समीकरण है। प्रभावी रासायनिक समीकरण मतलब आपने ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दिया, अब कोई इसके बारे में पूरा आइडिया ले लेगा कि जब सोडियम को ले जाना है H2SO4 से रिएक्ट कराना है, तो H2SO4 लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, सोडियम सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। सोडियम और H2SO4 रिएक्ट किए तो हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगी, और Na2SO4 क्या हो जाएगा, उसमें रह जाएगा। ठीक है, किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं, जैसे H2 plus O2 gives out H2O, पता है सबको? सबको पता है चीज? अब H2 किस फॉर्म में होगा,
गैस फॉर्म में होगा और O2 किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगा। ले आइए दोनों को मिलाइए, ये बनेगा लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, ठीक। तो अभिकारक, इधर अभिकारक है, इधर उत्पाद है। अभिकारक की भौतिक अवस्था क्या है, एक गैस है, दूसरा भी गैस है। अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्थाओं का प्रदर्शन, यहाँ प्रदर्शन किया गया ना, यहाँ प्रदर्शन नहीं किया गया। अभी H2 और OT को किस रूप में लाना है, लिक्विड के रूप में लाना है कि गैस के रूप में लाना है कि सॉलिड के रूप में लाना है, यहाँ आपको नहीं पता है। लेकिन यहाँ आपको पता चल गया कि H2 गैस के रूप में ले आइए, ऑक्सीजन गैस के रूप में ले आइए, दोनों को मिलाइए, H2O बनेगा जो कि लिक्विड फॉर्म में आएगा। तो किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के भौतिक अवस्थाओं का प्रदर्शन, भौतिक अवस्थाओं का प्रदर्शन समीकरण को प्रभावी बनाता है। मतलब समीकरण के बारे में और इंफॉर्मेशन, रासायनिक अपक्रिया के बारे में और इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की बात आती है। क्योंकि देखिए किसी भी रासायनिक अपक्रिया में आप लोगों ने दो नियम पढ़े होंगे, रासायनिक संयोग के दो नियम क्लास 9 में क्या थे, पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षित है, मास कंजर्व है, जितना मास इन उतना मास आउट, नो गेन नो लॉस। ठीक है, किसी रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब जितना रासायनिक अपक्रिया में लगा है उसी के बराबर उत्पाद उत्पन्न होंगे। ठीक है, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, किसी रासायनिक यौगिक में केमिकल्स का जो अनुपात है, मतलब एलिमेंट्स का जो रेशियो है, या किसी रासायनिक अपक्रिया में जैसे कहा गया H2 + O2 gives out H2O। ठीक, इसमें ये है कि अगर हाइड्रोजन को आप देखें तो हाइड्रोजन का मास एक होता है, सबको पता है, AMU यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट पता है सबको। हाइड्रोजन का मास एक होता है। अगर आप इसको मिटा दें, इसका मास 2 और इसका मास 16 है, और यहाँ पे क्या हो गया 18 बना, 2 16 और ये 18 बनता, एक अनुपात 8 आएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के रेशियो में मिलेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के रेशियो में मिलेंगे, यही ये नियम बताता है। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम कि पानी बनाने के लिए 1 हाइड्रोजन और 8 ऑक्सीजन, एटम नहीं, मास के रूप में, अनुपात AMU, ठीक, 1:8 के रूप में मिलेंगे हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1 AMU हाइड्रोजन 7 AMU ऑक्सीजन के साथ मिलकर के पानी बना दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है।